आज से जो क्लास शुरू हो रहा है वो HTML का शुरू हो रहा है। HTML में के साथ साथ हम CSS भी का भी बेसिक सीखेंगे। इससे आज से पहले मतलब DCA में HTML सिर्फ था, CSS नहीं था, लेकिन इस बार इस बैच में हमने CSS को ऐड किया है। अब CSS क्या होता है आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन टू दिस कोर्स, इस कोर्स का इंट्रोडक्शन, तो जैसा बता चुके हैं कि इसमें आपको HTML भी सिखाया जाएगा और CSS भी सिखाया जाएगा। अब कहिएगा HTML और CSS है क्या? यहाँ क्या लिखा हुआ है? एवरी वेबसाइट इज HTML एंड CSS। अब जितना भी वेबसाइट देखते हैं चाहे वो फेसबुक, गूगल, cslearners.com या कंपनी का जो भी वेबसाइट है, जितना भी वेबसाइट आप दुनिया में देखे हैं, जितना भी आप ओपन किए हैं, चाहे सरकारी रिजल्ट.com हो, कोई भी वेबसाइट हो, वो HTML और CSS के बिना नहीं हो सकता है। अब है कि वाई यू नीड टू लर्न बोथ, दोनों सीखने का क्या ज़रूरत है? तो देखिए, एक तरफ HTML है और एक तरफ CSS, यानी सिर्फ HTML को अगर हम देखें तो वो हड्डी का ढांचा है, और CSS का मतलब हो गया कि हड्डी के ऊपर में उसका मांस भी चढ़ा दिया गया है। यानी सिर्फ HTML का अगर यूज करें तो जैसा भी डरावना दिख रहा है पिक्चर उसका, वैसा दिखेगा, और CSS लगा देने पे एक अच्छा शरीर दिखता है। अब कहिएगा बिना HTML का CSS नहीं कर सकते हैं? जैसे कि अगर शरीर से हड्डी निकाल दें तो क्या वो देखने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हड्डी भी ज़रूरत है और शरीर के ऊपर मांस भी ज़रूरत है। उसी तरह HTML भी ज़रूरी है और CSS भी ज़रूरी है। HTML से वेबसाइट डिज़ाइन होता है, उसका कंटेंट डिज़ाइन होता है, लेकिन CSS से उसको ब्यूटीफाई किया जाता है, यानी अच्छा बनाया जाता है देखने में। अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक तरफ CSS HTML में देखिए क्या है, लोगो फेसबुक का इतना बड़ा दिख रहा है, अब बाकी जो फॉर्म है यहाँ देखिए नीचे छोटा छोटा रूप में दिख रहा है। लेकिन अगर CSS हम अप्लाई कर दे रहे हैं तो देखिए देखने में अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा लोगो था, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से हो गया है, फॉर्म की तरह दिख रहा है। तो HTML में आपका वेबसाइट ऐसा दिखेगा, और अगर उसमें CSS का यूज कर देंगे तो पिक्चर चाहे कितना ही बड़ा हो उसको ऑर्गेनाइज कर देगा, फॉर्म का स्टाइल भी देखने में अच्छा कर देगा। तो अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि HTML के साथ साथ CSS भी जरूरी है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे घर बनता है, HTML का मतलब हुआ कि घर बन के तैयार हो गया और अभी प्लास्टर नहीं हुआ है, और CSS का मतलब यह हुआ कि उसमें प्लास्टर भी हो गया है, रंग रोगन भी हो गया है। तो HTML और CSS क्यों सीखना जरूरी है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम सीखे, एक्सेल सीखे, पावर पॉइंट सीखे, सभी सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम था। अगर हमको कैलकुलेशन रिलेटेड या रिपोर्ट से रिलेटेड काम करना होगा तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम लोग पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो वर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये हमको पता चल गया। अब हमको ये सीखना जरूरी है कि अगर हमको HTML और CSS अगर सीखना है तो किन सॉफ्टवेयर में सीखना होगा, किस सॉफ्टवेयर का जरूरत हमको पड़ेगा। तो HTML और CSS यानी वेबसाइट बनाने के लिए हमको दो चीज़ का जरूरत होता है। पहला, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र वो होता है जिस पर फाइल को देखा जाता है, यानी हम जो वेबसाइट बनाते हैं उसको वेब ब्राउज़र में देखते हैं। जैसे गूगल है, ये जो आइकन आप देख रहे हैं ये गूगल का है, गूगल क्रोम इसको बोलते हैं। ये मोजिला कंपनी का है, इसको मोजिला फायरफॉक्स बोलते हैं। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का लोगो है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर के जगह पे अब माइक्रोसॉफ्ट एज आ चुका है, यानी इसका नाम चेंज होके माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है। उसके बाद ओपेरा है, ये ओपेरा कंपनी का है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सफारी है, ये एप्पल कंपनी का जो कंप्यूटर होगा ना उसमें ये चलेगा। अब कहिएगा इस सब का काम क्या है, इतना सॉफ्टवेयर, क्या इतना वेब ब्राउज़र हमको यूज़ करना पड़ेगा? जी नहीं, हमको जिस ब्राउज़र में अपने फाइल को देखना है उस ब्राउज़र में देख सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी माइक्रोसॉफ्ट एज, ये आपके विंडोज़ 10 सिस्टम है तो हर एक कंप्यूटर में आपको माइक्रोसॉफ्ट एज मिल जाएगा। बाकी गूगल क्रोम
अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। नॉर्मली हमारे लैब में जितने कंप्यूटर्स हैं सभी में क्रोम आपको मिल ही जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट एज मिल जाएगा। मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सब अगर आपको ज़रूरत है तो कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 ब्राउज़र काफ़ी होता है, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा डाउनलोड करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज में या गूगल क्रोम में अपने फाइल को देखेंगे। नॉर्मली हम लोग क्रोम में ही देखेंगे, क्योंकि गूगल क्रोम जो है वो सबसे पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। अगर 100 आदमी यूज़ कर रहा है, इंटरनेट यूज़ कर रहा है, तो 100 में से 99 आदमी, 95 आदमी जो है सो क्रोम ही यूज़ करेगा, अगर वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैठा हुआ है तो। अब दूसरा किसका ज़रूरत है? अगर टेक्स्ट एडिटर, हम तो आपको ये बता दिए कि देखने के लिए वेब ब्राउज़र का ज़रूरत है, लेकिन हम जो प्रोग्राम बनाएंगे, कोड लिखेंगे, वो टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे। मतलब बनेगा टेक्स्ट एडिटर में और दिखेगा कहाँ? वेब ब्राउज़र में। तो टेक्स्ट एडिटर भी अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे पहला डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर एक नोटपैड होता है, जो आप लोग जैसे ही एडमिशन लेते हैं हमारे यहाँ, तो पेंटवर्स के बाद नोटपैड ही हम सिखाते हैं आपको। तो नोटपैड में भी हम वेबसाइट बना सकते हैं। शुरू में अगर बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं तो नोटपैड काफ़ी है, लेकिन नोटपैड में बनाना थोड़ा कठिन होता है। कठिन का मतलब क्या है कि उसमें अलाइनमेंट वगैरह जो है सो हमको अलग से स्पेस बटन का यूज़ कर करके देना होता है। अब बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला जो है नोटपैड प्लस प्लस है। नोटपैड प्लस प्लस का क्या काम है? नोटपैड प्लस प्लस ये आपको, जैसे कि नोटपैड जब आप ओपन करते हैं देखते हैं पूरा ब्लैंक रहता है, लेकिन नोटपैड प्लस प्लस जब हम ओपन करेंगे तो इसमें लाइन लिखा रहेगा, यानी पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन आपको शुरू में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रॉ का नंबर रहता है ना, तो नोटपैड प्लस प्लस में भी आपको नंबर लिखा रहेगा, तो इसमें लिखना थोड़ा आसान होता है। इसके बाद है VS कोड, यानी विजुअल कोड इसको बोलते हैं। VS कोड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर अभी VS कोड ही है, और ये सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल है। नोटपैड प्लस प्लस भी फ्री में अवेलेबल है। इसके बाद एक है सबलाइन। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर फ्री में भी अवेलेबल है, और एक्स्ट्रा काम करना है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टाइप का वेबसाइट अब बनाते हैं, तो इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है, $99 पर ईयर। ये ब्रैकेट्स है, ये भी फ्री में अवेलेबल है, और ये VIM है, VIM, ये भी फ्री में अवेलेबल है। हम लोग जो शुरू में सीखेंगे, सबसे पहला प्रोग्राम जो छोटा सा हम बनाएंगे वो आपको नोटपैड में बताएंगे। उसके बाद हम लोग नोटपैड प्लस प्लस में काम करेंगे। इस पूरे कोर्स को हम नोटपैड प्लस प्लस में या VS कोड में करेंगे। प्रोग्राम सब एक ही है, लेकिन अलग अलग सॉफ्टवेयर है, अलग अलग कंपनी का है। सब टेक्स्ट एडिटर ही है, लेकिन अलग अलग कंपनी का है। यहाँ तक हम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर प्रॉब्लम है तो बताइए। अगर कोई क्वेश्चन है अभी तक में, कुछ टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं, मैसेज बॉक्स में लिखिए, हम जवाब दे देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेब ब्राउज़र और टेक्स्ट एडिटर दोनों हमको समझ में आ गया। टेक्स्ट एडिटर जिसमें हम HTML या CSS के कोड को लिखेंगे, वेब ब्राउज़र जिसमें उसका रिजल्ट हम देखेंगे, ये समझ में आ गया। चलिए अभी थोड़ा बैक जाते हैं। अभी हम आपको फेसबुक का दिखा रहे थे। फेसबुक जब आप ओपन कीजिएगा ना, तो शुरू में ऐसा ही दिखता है। तो अभी फेसबुक क्या है, हम लोग क्रोम में देख रहे हैं, लेकिन इसको लिखा जो गया होगा ना, इसका प्रोग्रामिंग जो किया गया होगा, वो आपको टेक्स्ट एडिटर में किया गया होगा। किसी न किसी टेक्स्ट एडिटर में ही उसको बनाने वाला लिखा होगा। अब HTML का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि HTML क्या है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTML टैग, एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स को समझेंगे कि एलिमेंट क्या होता है, टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ये सब हम अभी सेक्शन में समझेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज HTML? HTML है क्या? तो सबसे पहले HTML का पूरा नाम जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो ये इसका जो फुल फॉर्म है, ये आप बिल्कुल थोड़ा याद ही कर लीजिएगा। अब मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ है। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज होता है जिसको आदमी पढ़ सकता है, समझ सकता है। जो HTML नहीं जानता है वो भी उसको पढ़ के समझ जाएगा कि ये चीज़ लिखा हुआ है। तो ए मार्कअप लैंग्वेज इज ह्यूमन रीडेबल विच मीन्स इट्स कंटेंट्स स्टैंडर्ड वर्ड्स, यानी इसमें जो कोड होता है ना, वो वर्ड होता है, जिस वर्ड का कुछ न कुछ मीनिंग होता है। जैसे कलर चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो हमको लिखना पड़ता है फॉन्ट कलर बराबर रेड।
फॉन्ट कलर बराबर ब्लू। तो जो HTML नहीं भी जानता है वो भी समझ जाएगा फॉन्ट कलर ब्लू मतलब हैंडराइटिंग का कलर ब्लू करना है। इसीलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो वर्ड यूज होता है उसको आदमी आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है। और एक टाइपिकल प्रोग्रामिंग सिंटैक्स जो होता है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, उसके सिंटैक्स को एक आम आदमी नहीं समझ सकता है जब तक कि वो प्रोग्रामिंग का बेसिक टर्म को ना समझ जाए। लेकिन HTML सीखना काफ़ी आसान है, क्योंकि ये मार्कअप लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें जो कोड यूज होता है वो आदमी पढ़ सकता है। तो चलिए HTML हो गया। अब CSS क्या है? तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि HTML में हम ढांचा तैयार करते हैं और CSS से उसको ब्यूटीफाई करते हैं, यानी अच्छा बनाते हैं देखने में। तो CSS इज द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल ए वेब पेज। वेब पेज को स्टाइल करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। देखिए, वेब पेज बनाने में नहीं लिखा हुआ, स्टाइल करने में लिखा हुआ है। और इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। CSS ये डिस्क्राइब करता है कि HTML का जो एलिमेंट, HTML में जो यूज हुआ है कोड, उसको कैसे स्क्रीन पे दिखाना है, या पेपर पे, या किसी भी मीडिया पे दिखाना है। CSS सेव्स ए लॉट ऑफ वर्क, हमारा काफ़ी काम को सेव करता है। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। एक ही समय में एक से अधिक वेब पेज के लेआउट को कंट्रोल कर सकता है। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। CSS फाइल में एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होता है, ये जब हम CSS में जाएंगे तब समझेंगे। और अभी नॉर्मली ये समझ लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास मान लीजिए 10 HTML का पेज है, तो CSS स्टाइल शीट एक फाइल होता है जिसका एक्सटेंशन नेम .css होता है। जितना भी कोड होता है ना वो उस CSS फाइल में लिख देते हैं। अब बाकी जितना भी पेज है सब में उसका हम यूज कर सकते हैं। तो आगे जाके इसको समझेंगे। ये cslearners.com अपना वेबसाइट है। अब ये देखिए एक HTML का कोड है। HTML का कोड ऐसा ही होता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डॉक टाइप, यानी डॉक्यूमेंट का टाइप, और HTML लिखा हुआ है। यहाँ HTML, यहाँ हेड लिखा हुआ है, यहाँ टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ बॉडी लिखा हुआ है, H1 लिखा हुआ है यानी हेडिंग 1, P लिखा हुआ है यानी पैराग्राफ, यानी इसको हम पढ़ पा रहे हैं। बाकी डिटेल में भी हम समझेंगे इसको। अब देखिए, ये जो आप हाईलाइटेड देख रहे हैं ना कलर, HTML, हेड, टाइटल, H1, H2, इसी को टैग बोलते हैं। यानी जितना भी चीज आप हाईलाइटेड देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? टैग बोलते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे HTML लिखा हुआ है और सबसे नीचे में /HTML लिखा हुआ है। मतलब जो टैग स्टार्ट होता है वो टैग बंद होता है। HTML टैग शुरू हुआ था तो बंद सबसे लास्ट में होगा, उसके बीच में उसका कंटेंट होगा। यहाँ पे हेड टैग है। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जब इसको हम टाइप करेंगे, खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी सिर्फ ये कंसेप्ट समझ लीजिए कि ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में है, इसको हम बोलते हैं टैग। HTML का टैग बोलते हैं। जो टैग शुरू होता है वो बंद भी होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखिए दिस इज ए हेडिंग। ये जो टेक्स्ट है ना, इसके आगे में H1 लिखा हुआ है और लास्ट में देखिएगा /H1 लिखा हुआ है। मतलब दिस इज ए हेडिंग जो लिखाएगा ना, ये हेडिंग 1 यानी मोटा बड़ा लिखाएगा। और /H1 का मतलब है कि H1 को हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। अगर हम क्लोज ना करें तो इसके बाद का जो मैटर है वो भी हेडिंग 1 में ही लिखाएगा, इसलिए हेडिंग 1 को यहाँ पे क्लोज किया गया है। इसके बाद HR और / दिया हुआ है। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको अलग से बंद करने की जरूरत नहीं होती है, वो चालू होते हैं उसी समय बंद हो जाते हैं। HR से लाइन खिंचाता है। मतलब अगर आपको एक लाइन खींचना है तो HR और सिर्फ लिख देना है, / देके उसी पे बंद कर देना है, एक लाइन खींचा जाएगा। देखिए हमारा जो कोड है, बॉडी पार्ट जो होता है वो पेज पे दिखता है। बॉडी पार्ट कहाँ दिखता है? पेज पे दिखता है। तो हम दिस इज ए हेडिंग के आगे में H1 लगाए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे दिस इज ए हेडिंग जो है वो बड़ा साइज में लिखा हुआ है, यानी हेडिंग जैसा लिखा हुआ है। फिर बैक जाते हैं। इसके बाद देखिए दिस इज ए पैराग्राफ, इसके आगे में P लगा हुआ है। तो देखिए दिस इज ए पैराग्राफ नॉर्मल है, एक पैराग्राफ है। 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितना भी लिखा रहता है वो इसी साइज में लिखा रहेगा। इसके बाद हमारे फाइल में क्या है? HR टैग लगा हुआ है। तो HR टैग लगा हुआ है, तो दिस इज ए पैराग्राफ के बाद देखिए एक लाइन खींचा हुआ है।
इसके बाद Ahref और cslearners.com का वेबसाइट है और क्लिक हियर लिखा हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि ये हाइपरलिंक जो आपको सिखाए होंगे पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड में, वे हाइपरलिंक है एक तरह से। मतलब क्लिक हियर पर जब कोई क्लिक करेगा ना तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब देखिए आते हैं, अगर इस क्लिक हियर पे क्लिक किया जाए तो ये ओपन हो जाएगा। अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि अभी ये पिक्चर है। अगर रियल में कोड लिख के हम अगर इसको क्रोम या मोजिला में ओपन करेंगे तो क्लिक होगा। क्लिक हियर पे क्लिक जैसे ही कोई करेगा तो cslearners.com का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और इसमें इस फाइल में इतना ही चीज़ लिखना था हमको इस पेज में, तो इतना ही चीज़। और यहाँ पे img src और इमेज का लोकेशन दे देंगे तो पिक्चर भी हमको दिखेगा। और इस पेज में हमको इतना ही बनाना था। तो बॉडी शुरू हुआ था, बॉडी यहाँ पे बंद हो गया। अगर और भी कुछ बनाना होगा तो स्लैश बॉडी से ठीक पहले हम उस सब टैग को लिखेंगे। और HTML का टैग जो होता है पेयर्स में आता है, मतलब स्टार्ट होता है फिर बंद होता है। अब एट्रीब्यूट्स क्या होता है ये समझना है। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वर्ड के होते हैं। जैसे देखिए H1 टैग तो एक वर्ड का है और P टैग भी एक वर्ड का है, लेकिन ये जो टैग है Ahref ये 2 वर्ड का है। और इसके बाद इसका ये जो cslearners.com लिखा हुआ ये सब उसका क्या है, एट्रीब्यूट्स है। जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड के टैग होते हैं उनमें एट्रीब्यूट्स होता है। अब इमेज टैग है, इसमें देखिए img और src दोनों है, तो ये भी क्या है, एट्रीब्यूट्स है उसका। अब एलिमेंट्स क्या होता है, बॉडी स्टार्ट हुआ यहाँ से और बॉडी यहाँ पे खत्म हुआ, इसको बोलेंगे एक एलिमेंट्स। यानी टैग जहाँ से शुरू हुआ, टैग जहाँ पे बंद हुआ, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ये दिस इज ए हेडिंग H1 और /H1 ये जो एक लाइन है ये भी एक क्या है, एलिमेंट है। दिस इज ए पैराग्राफ, ये P शुरू हुआ, P यहाँ पे बंद हुआ, ये भी क्या है, एक एलिमेंट्स है। देखिए दिस इज ए हेडिंग, ये भी एक एलिमेंट्स है। और बॉडी टैग जो है सो स्टार्ट हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे बंद हुआ, इसको भी एलिमेंट्स बोलते हैं। यानी जितना भी चीज़ हमारे फाइल में मौजूद है अलग अलग कैटेगरी का, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। बॉडी एलिमेंट्स यहाँ शुरू हुआ यहाँ बंद हुआ, तो ये पूरा इसका क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया। दिस इज हेडिंग यहाँ स्टार्ट हुआ यहाँ बंद हुआ, तो ये पूरा लाइन क्या है, इसका एट्रीब्यूट्स है। तो हम एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड, मतलब HTML एलिमेंट जो होता है एक दूसरे के अंदर, जैसे बॉडी के अंदर H1 P HR ये सब टैग है, इसको नेस्टेड बोलते हैं। यानी एक टैग के अंदर दूसरा टैग होता है, इसको HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड, ये मतलब हुआ। बॉडी एलिमेंट्स जो है सो HTML एलिमेंट्स का चाइल्ड है। चाइल्ड क्यों कहेंगे, जैसे कि देखिए HTML के अंदर हेड है, तो हेड क्या है, HTML का चाइल्ड है ना। बॉडी टैग कहाँ है, HTML के अंदर है, तो HTML टैग का चाइल्ड बोलेंगे बॉडी को। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देते हैं तब ये समझ में आएगा आपको। जैसे कि हमारा कोर्स क्या है, DCA है। अब उसके अंदर जो HTML, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, ये सबको चाइल्ड बोलेंगे, DCA का चाइल्ड बोल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोर्स है, हम उदाहरण आपको दे रहे हैं कि DCA कोर्स का चाइल्ड क्या है, ये सब जो चीज़ हमको सीखना है वो उसका चाइल्ड है। उसी तरह से हम HTML टैग है और उसके अंदर ये सब टैग है। HTML यहाँ पे बंद होता था, ये सब क्या है, ये सब टैग जितना है उसका क्या है, HTML का चाइल्ड है। वही यहाँ पे बताया गया कि बॉडी टैग जो होता है वो HTML का चाइल्ड होता है। और HTML एलिमेंट इज द पेरेंट ऑफ द बॉडी एलिमेंट, ये एक ही बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉडी एलिमेंट जो है HTML का चाइल्ड होता है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि HTML जो है सो बॉडी का पेरेंट होता है। और HTML का जो टैग होता है वो एक के बाद एक लिखा जाता है, वही यहाँ पे बताया गया है। अब अनआइडेंटिफाइड कोड को समझते हैं क्या होता है। जैसे ये जो कोड लिखा हुआ है ना, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि सब एक ही लाइन में लिखा हुआ है। अगर कोड में कुछ गलती हो जाए तो उसको ढूंढना काफ़ी कठिन होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोड को थोड़ा आइडेंट कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन लगा सकते हैं। अब देखिए ये जो कोड है ना, ये थोड़ा देखने में सही लग रहा है। जैसे यहाँ पे HTML है और इसके सीध में बंद किए हैं इसको,
यहाँ पे बॉडी शुरू हुआ है, इसके सिर में यहाँ पे बॉडी को बंद किए हैं और बॉडी के अंदर ये सब टैग अलग अलग लिखा हुआ है। ये थोड़ा देखने में ज़्यादा सही लग रहा है। ये अलग अलग कैटेगराइज किया जा रहा है कि ये टैग बॉडी शुरू हुआ यहाँ पे बंद हो रहा है, यहाँ स्टेमन शुरू हुआ यहाँ पे बंद हो रहा है। तो इस तरह से कोड को लिखने का प्रैक्टिस करना है। हम लोग कोड को आइडेंटिटेशन से क्यों लिखेंगे ये हम समझ में आ गया है। इसको थोड़ा एग्जांपल भी देखेंगे। हर एक कोड को आइडेंटिटेशन में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि उसमें कोई गलती हो तो उसको सुधारा जा सके और देखने में भी सही लगेगा। अब आइडेंटिटेशन जो देते हैं, मतलब वो जो हम स्पेस दे रहे हैं, एक तरह समझिए पैराग्राफ दे रहे हैं, उसमें 4 स्पेस देके ही हमको लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ना, HTML और हेड के बीच में जो स्पेस है ये 4 स्पेस का है। और ये टाइटल जो देख रहे हैं तो हेड से फिर 4 स्पेस लिया गया है। बॉडी और H1 के बीच में जो स्पेस है वो 4 स्पेस है। इसी को वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि द चाइल्ड एलिमेंट मस्ट स्टार्ट आफ्टर एडिंग 4 स्पेसेस फ्रॉम वेयर इट्स पेरेंट्स एलिमेंट स्टार्टेड। दीज स्पेसेस आर कॉल्ड लीडिंग स्पेसेस। इसको लीडिंग स्पेस बोलते हैं। 4 स्पेस लिख के हम टैग लिखते हैं, देके टैग लिखते हैं, इसको लीडिंग स्पेस बोलते हैं। ये एक आइडेंटिटेड कोड है, ये देखने में देखिए सही लग रहा है। HTML और हेड के बीच में 4 स्पेस है, हेड और टाइटल के बीच में फिर 4 स्पेस है, और फिर ये 4 स्पेस इधर लिखा गया है। फिर बॉडी को इसके सामने लिखा गया, फिर 4 स्पेस देके H1, P और HR लिखा गया है, एरिफ और IMG लगाया गया है, फिर 4 स्पेस इधर बॉडी को लिखा गया। इस तरह से आइडेंट करके लिखते हैं। अब हाउ टू ओपन HTML फाइल इन योर ब्राउजर। अब ये सब काम हम क्या कहते हैं ब्राउजर में जाके करेंगे और टेक्स्ट एडिटर में जाके करेंगे। और सबसे पहले तो टेक्स्ट एडिटर नोटपैड हमारे पास पहले से मौजूद रहता है, लेकिन नोटपैड प्लस हम लोग डाउनलोड करना सीखेंगे। अब ये जो बताया गया है आपको, ये आपका कंप्यूटर है। जैसे कि आप टेक्स्ट एडिटर में अपना फाइल तैयार कर लिए हैं और ब्राउजर में उसको ओपन किए हैं। ब्राउजर में जैसे आप उसको ओपन कीजिएगा तो वो वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। अभी हम थोड़ा फेसबुक का उदाहरण लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये आप योर कंप्यूटर यानी आपका कंप्यूटर है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लिखे यहाँ पे facebook.com, इंटर जैसे ही आप दबाएंगे ना तो ये एक रिक्वेस्ट भेजता है उस सर्वर को, फेसबुक के सर्वर पे जहाँ पे फेसबुक का डाटा मौजूद रहता है। आप जैसे ही facebook.com लिख के इंटर मारे, एक रिक्वेस्ट गया फेसबुक के सर्वर पे, और फेसबुक का सर्वर अगर उस रिक्वेस्ट को सही पाया तो उसको फिर आपके कंप्यूटर पे भेज दिया। क्लाइंट मतलब आप हैं, आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजे, वेब सर्वर जहाँ पे फेसबुक का सर्वर है वहाँ से रिक्वेस्ट आपको भेज दिया गया और आपके कंप्यूटर पे facebook.com लिखा हुआ दिख जाता है। अब वेब सर्वर क्या होता है पहले ये भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि वेब सर्वर 2-3 बार हम बोल चुके हैं। वेब सर्वर वह लोकेशन होता है जहाँ पे आपका फाइल रखा हुआ होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या वर्ड का फाइल आपके कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ होता है तो आप उसको आसानी से ओपन कर लेते हैं। लेकिन फेसबुक का जो वेबसाइट है वो तो अमेरिका की कंपनी है, उसका अमेरिका के कंप्यूटर में रखा हुआ होगा, तो आपके कंप्यूटर पे कैसे खुल जाएगा भाई? तो वो इंटरनेट की मदद से और वेब सर्वर से रिक्वेस्ट लेके। वेब सर्वर वह एक तरह का कंप्यूटर ही होता है जिसमें फाइल सेव करके रखा हुआ होता है। आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल रहता है, सिर्फ आप ही यूज़ कर पाते हैं। अगर उस फाइल को आप किसी वेब सर्वर पे डाल दीजिएगा तो इंटरनेट की मदद से सभी आदमी उसको यूज़ कर पाएगा। जैसे हमारा वेबसाइट है cslearners.com, इसको जब हम बनाए थे तो अपने कंप्यूटर के अंदर बनाए थे, लेकिन जब उसको आम आदमी भी हमारा वेबसाइट को देख पाए उसके लिए उसको हमको वेब सर्वर पे जाके रखना पड़ा। तो वेब सर्वर मिलेगा कैसे भाई? जैसे कि आपको मोबाइल से किसी को बात करना होता है तो आप सिम खरीदते हैं, ना कि एक टेलीकॉम कंपनी ओपन कर लेते हैं। उसी तरह से हमको अपना वेबसाइट अगर सर्वर पे रखना है तो हम लोग सर्वर का पूरा बना ही नहीं लेते हैं, बल्कि सर्वर का स्पेस
कंपनी से परचेज कर लेते हैं जो कि सर्वर शेयर करता है। ये बात समझ में आ गया है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। गोडैडी का आप लोग नाम सुने होंगे। गोडैडी थोड़ा टीवी पे प्रचार भी देता है। वो क्या करता है, डोमेन बेचता है और वेब सर्वर बेचता है। अब थोड़ा कंप्यूटर पे जाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब जैसे कि GoDaddy.com, ये देखिए क्या बोल रहा है कि हम बेचते हैं डोमेन और होस्टिंग। डोमेन किसको बोलते हैं, ये जो आप GoDaddy.com लिख के इंटर मारे हैं इसी को डोमेन बोलते हैं। हमारा वेबसाइट है cslearners.com। ये cslearners.com जो है ये एक डोमेन है। हमारा एक वेबसाइट है dgpfast.com, ये एक डोमेन है। इसमें होता क्या है, dgpfast.com में ये वेबसाइट मेरे द्वारा बनाया गया है। इसमें होता क्या है, तो इसमें आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का सुविधा है। मतलब dgpfast जो हमारा ब्रांड है इसमें आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है। मतलब आप दुकान में देखते होंगे कि बहुत सा दुकान में अंगूठा से आधार नंबर से पैसा निकालता है, तो वो सर्विस हम देते हैं। मनी ट्रांसफ़र, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजने का सुविधा हम देते हैं। उसके बाद यूटीएल पेन कार्ड, आप बाज़ार में जाते होंगे दुकान में पेन कार्ड बनाने के लिए, तो वो पेन कार्ड का सुविधा हम देते हैं। तो आप कहिएगा कि आप पेन कार्ड बनाते हैं या पैसा निकालते हैं या मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो जो दुकानदार होता है ना उसको आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम या पेन कार्ड बनाने के लिए एक आईडी का जरूरत होता है, तो आईडी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो ये वेबसाइट है। इसी तरह से ये जो dgpfast.com है, cslearners.com है, GoDaddy.com है, ये सब डोमेन है। डोमेन समझ लीजिए नाम। डोमेन का मतलब हो गया नाम। अब होस्टिंग समझते हैं। एक नॉर्मल वेब होस्टिंग पे एक प्लान पे क्लिक कर देते हैं। ये जो cslearners.com है ये अगर हमारे कंप्यूटर में रहता तो सिर्फ हम ही ओपन कर सकते थे, लेकिन cslearners.com के दुनिया का कोई भी आदमी जिसके पास इंटरनेट अवेलेबल है वो खोल सकता है। क्यों खोल सकता है, क्योंकि अब ये हमारे कंप्यूटर में इसका फाइल नहीं है, इसका फाइल वेब सर्वर पे है। अब हमको देखना है कि किस वेब सर्वर पे। हमारा वेबसाइट हम आपको बता रहे हैं GoDaddy पे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप पता कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट जो है वो किसके सर्वर पे स्टोर है। एक वेबसाइट है whoishostingthis.com। पहला लिंक whoishostingthis लिख के आप पहला लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो ये digital.com/bestwebhosting/whois खुल जाएगा। आप अपना डोमेन नेम को कॉपी कीजिए और इस बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए और whois सर्च पे क्लिक कर दीजिए। whois सर्च पे ये थोड़ा टाइम लेगा। देखिए ये इंटर सर्वर पे से होस्टिंग प्रोवाइडर कौन है, इंटर सर्वर है। यानी इंटर सर्वर का हम एक प्लान लिए हुए हैं जो हमको वेबसाइट अपना होस्ट करने का सुविधा देता है। लोकेशन कहाँ है, अमेरिका, न्यूयॉर्क में है। और इंटर सर्वर कहाँ की कंपनी है, तो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की कंपनी है। होस्टिंग कंपनी आपको लगभग जो मिल जाएगा ना वो जहाँ पे ठंडा ज़्यादा पड़ता है वहीं मिलेगा। इंडिया में अगर होस्टिंग कंपनी लगेगा तो उसको हमेशा एसी ऑन करके रखना पड़ेगा, वही बड़ा बड़ा एसी। और बिजली कभी भी कटना नहीं चाहिए, नहीं तो सर्वर ही बैठ जाएगा। तो ठंडा प्रदेश जहाँ पे होता है उसको एसी का भी जरूरत नहीं पड़ता है, तो वो लोग जो है सो सर्वर ज़्यादा बैठाता है। तो इंटर सर्वर हम यहाँ पे देखे हैं। इंटर सर्वर सर्च किए, देखिए यहाँ पे आ गया। ये वेबसाइट है इंटर सर्वर का। इसी का प्लान हम परचेज किए हुए हैं।
इसी का प्लान हम परचेज किए। स्टैंडर्ड वेब होस्टिंग जो आप देख रहे हैं यही प्लान लिए हुए हैं हम। मेरा ये सी पैनल वाला जो है यही प्लान है। ऑर्डर करना है यहाँ से ऑर्डर आप कर सकते हैं। यहाँ पे अपना डोमेन लिखिए, एक डोमेन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आगे बढ़िए, पैसा कटवाइए डॉलर में अपने नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पैसा कटवाइए। आपको लॉगिन करने का एक्सेस दे देगा जहाँ से आप अपना होस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। तो डोमेन और होस्टिंग, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अगर डोमेन और होस्टिंग दोनों समझ में आ गया तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। अब कहिएगा गो डैडी का काफ़ी प्रचलित है तो इसका होस्टिंग आप काहे नहीं लिए? गो डैडी का जो होस्टिंग है ना काफ़ी महंगा है। नहीं होता है ऊंची दुकान फीकी पकवान, गो डैडी के साथ वही बात है। डोमेन हम जितना भी परचेज करते हैं वो गो डैडी से ही परचेज करते हैं, लेकिन होस्टिंग हम इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि होस्टिंग के लिए इसका उतना सही नहीं है और रेट भी काफ़ी हाई है। देखिए ये जो प्लान है इसका 499 रुपया महीना है पहली बार के लिए, वो भी 3 साल के लिए लीजिएगा तब। और जब रेनुअल कीजिएगा अगली बार तो इसका 17,964 पड़ेगा। नहीं, अभी परचेज कीजिएगा तो 499 का महीना आपको दिख रहा है, लेकिन आपको 3 साल का एक बार में पैसा देना पड़ेगा, तो आपको 17,964 देना पड़ेगा। और जब 2025 में इसका रेनुअल होगा, ये 3 साल खत्म होगा, तब आपको 35,964 देना पड़ेगा फिर 3 साल के लिए। ये काफ़ी महंगा है और 25 वेबसाइट ही देता है। इंटर सर्वर का जो है इसका लगभग 8,000 हमको देना पड़ता है साल में, और अनलिमिटेड वेबसाइट। और इसमें तो लिमिट दिया हुआ है कि आप 25 से ज़्यादा वेबसाइट होस्ट नहीं कर सकते हैं। स्पेस भी 75 GB का दिया हुआ है। विवेक राय को समझ में ही नहीं आया है। डोमेन का मतलब नाम हो गया और होस्टिंग का मतलब उस डोमेन का डाटा, वो फाइल, पेज जो आप बनाए हैं उसको कहाँ रखेंगे वो हो गया। तो सिंपल में इतना समझ लीजिए। तब भी विवेक को अगर समझ में नहीं आया तो कल आएगा तब समझाएंगे उसको। चलिए, तो हम लोग डोमेन समझ गए, होस्टिंग समझ गए। अब कुछ और वेबसाइट को थोड़ा देख लेते हैं। एक वेबसाइट है बिग रॉक। ये भी शुरू में टीवी पर बहुत प्रचार देता था। ये भी डोमेन सेल करता है और होस्टिंग भी सेल करता है। इसका भी होस्टिंग सही है, आप चूज कर, जैसे कि आप लोग सिम यूज़ करते हैं, एयरटेल, वोडा, जियो, ये सब यूज़ करते हैं, उसी तरह से डोमेन और होस्टिंग सेल करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। तो गोडैडी, बिग रॉक, ये सब कंपनी है। बिग रॉक इंडियन कंपनी है। डोमेन, होस्टिंग ये सब ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ईमेल है, ईमेल में गूगल वर्क स्पेस है। अब गूगल वर्क स्पेस क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जैसे कि किसी का ईमेल, जैसे कि विवेक का ईमेल आईडी क्या होगा, विवेक राय कुछ नंबर होगा @gmail.com होगा। मेरा है k4kesam misra@gmail.com। विवेक राय का भी कुछ होगा, विवेक राय तेघरा या विवेक राय 526 @gmail.com। यानी जीमेल का जो ईमेल आईडी बनता है ना वो लगभग इसी तरह का होता है। तो जीमेल फ्री में अवेलेबल है। आप लोग जो जीमेल आईडी बनाते हैं वो फ्री में बना लेते होंगे, लेकिन हम जो भी गूगल मीट पे आपको पढ़ा रहे हैं, गूगल मीट जो भी लिंक देते हैं जिसमें आप कनेक्ट होकर पढ़ते हैं, ये फ्री में अवेलेबल नहीं है। और ये फ्री वाले ईमेल आईडी पे भी अवेलेबल नहीं है। ये जो हम लॉगिन करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, वो हमारा ईमेल आईडी ये होता है। देखिए, contact@cslearners.com। ये भी एक जीमेल आईडी है, लेकिन इसके लिए पैसा दिया गया है। contact@cslearners.com ये जीमेल आईडी है जिसके लिए पैसा लगता है। तो वही यहाँ पे गूगल वर्क स्पेस जो देख रहे हैं 75 रुपया पर यूजर पर मंथ, यही प्लान हम लिए हुए हैं। तो आप कहिएगा गूगल मीट इतना सस्ता पड़ता है? सिर्फ पहली बार के लिए 75 रुपया पर महीना है, उसके बाद का प्लान देखिए।
पहला बार के लिए 75 रुपया का महीना है, उसके बाद फिर 125 रुपया का महीना लगेगा। और इसमें हमको स्टोरेज कितना दे रहा है, 30 GB। फ्री वाला जो जीमेल होता है उसमें 15 GB का स्पेस देता है, और लेकिन अगर पैसा दे रहे हैं हम पहला साल 75 रुपया का महीना, तो हम 30 GB का स्पेस हमको मिलेगा। अब जैसे 15 GB आपका है ना, अगर बहुत ज़्यादा फाइल 10,000 20,000 मेल आ गया, बहुत सा फाइल आप मेल पे भेज दिए हैं, तो आपका बता देगा कि आपका लिमिट क्रॉस कर गया, पैसा दीजिए आगे ईमेल यूज करने के लिए। एक है ये प्लान है जो अभी तो यहाँ पे इतना में ही मिल रहा है, फिर इसका 749 का महीना लगेगा अगले बार से। तो उसमें क्या है, 2 TB का स्पेस है, यानी 224 GB गुना 2 TB का स्पेस है, लेकिन पैसा भी तो ले रहा है, 749 रुपया का महीना है, प्लस GST अलग से जोड़ेगा। अब इसमें क्या क्या सुविधा अवेलेबल है, एक तो हम इसी प्लान में रहते हैं जो हम प्लान लिए हुए हैं, 30 GB का स्टोरेज है हमारे पास। इसके बाद हम जीमेल यूज़ कर सकते हैं, ये गूगल मीट यूज़ कर सकते हैं, कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सा चीज़ कर सकते हैं, और ऑनलाइन गूगल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल फॉर्म वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बेसिक सिक्योरिटी एंड एडमिन कंट्रोल। अभी क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, शेयर देयर स्क्रीन, शेयर चैट मैसेज, ये यस किया हुआ, लेकिन टर्न ऑन देयर माइक्रोफोन, इसको देखिए ऑफ किया हुआ है। आप लोग अगर कुछ बोल के हमको बताना चाहिएगा तो नहीं कर पाइएगा, अनम्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑफ किए हुए हैं। इसको ऑन कर देंगे तो आप लोग हमसे बात कर पाइएगा, इसको हम ऑफ रहने देते हैं। टर्न ऑन देयर वीडियो, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लेते हैं, इसको भी हम ऑफ किए हुए हैं, आप लोग कोई अपना वीडियो चाह कर भी ऑन नहीं कर सकते। ये सब जो फीचर मिलता है ना सिक्योरिटी कंट्रोल, ये फ्री वर्जन में नहीं होता है। फ्री वर्जन में शुरू में पिछले साल 1-2 क्लास लिए थे, कहते थे सब म्यूट हो जाओ, म्यूटे नहीं होता था, बस ऑनलाइन क्लासें लेना बंद कर दिए। फिर पेड वर्जन ले लिए हैं, इसमें हमारे पास कंट्रोल दिया हुआ है कि हम जब चाहेंगे तभी कोई बोलेगा, हम जब चाहेंगे तभी कोई अपना वीडियो शेयर कर पाएगा, और हम जब चाहें तब कोई स्क्रीन शेयर करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम शेयर देयर स्क्रीन, इसमें यस किया हुआ है। अब आप लोग कोई भी चाहिएगा तो स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, तो हम देख लेंगे कोई स्टूडेंट बदमाशी कर रहा है तो इसको भी यहाँ से ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे देखिए सेंड चैट मैसेज, हम आपको बोलते हैं ना मीटिंग में कि चैट मैसेज बॉक्स में लिख के भेजिए, अगर इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे तो आप लोग मैसेज भी नहीं भेज पाइएगा, सिर्फ हमारा बात सुनिएगा, मेरा स्क्रीन देखिएगा। तो ये सब जो सिक्योरिटी कंट्रोल है ये इसके साथ मिलता है। चलिए ये बहुत हो गया, और एक HTML का क्लास है, और एक छोटा सा भी अगर नहीं प्रोग्राम बनाए तो बेकार है, एक छोटा सा ही प्रोग्राम हम जरूर बना लेंगे। तो और हम पहला दिन हम जो पेज बनाएंगे वो नोटपैड में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। नोटपैड हो गया ओपन, और इससे सभी वाकिफ हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले जो टैग होता है वो HTML होता है। और जो टैग शुरू किए हैं उसको बंद करना होता है, तो बंद भी हम यहीं पे कर लेते हैं, इंटर दबा के नीचे भेज देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे HTML टैग के बाद जो टैग होता है वो होता है हेड, और हेड को भी बंद करेंगे हम, /हेड। अब हेड के अंदर होता क्या है ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अब ये इतना जो टैग है, ये तो जितना भी आप फाइल बनाइएगा, जितना भी वेब पेज बनाइएगा, सब में इतना तो देना ही होगा, ठीक है। अब हमको मैटर लिखना है, तो हम लिखते हैं बॉडी, यानी पेज का मैटर जब लिखना शुरू करना है तो आपको बॉडी देना है, और बॉडी को भी बंद करेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में जब हमारा बीच का जितना मैटर आपको पेज पे लिखना है सब लिख लीजिए, बाद में बॉडी होता है, तो यहाँ पे बॉडी देना है। अब यहां पर हम लिख देते हैं सिर्फ दिस इज फर्स्ट वेब पेज, बस इतना ही हमको लिखना है। सेव करते हैं फाइल को, फाइल में गए, सेव पे क्लिक किए, और डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, और फर्स्ट नाम से करते हैं, FIRST फर्स्ट। और अभी अगर हम सेव कर देंगे तो ये नोटपैड का फाइल हो जाएगा। हमको क्या करना है, HTML का पेज बनाना है, तो फाइल का नाम आपको जो भी रखना है, फर्स्ट, सेकेंड, विवेक, करण, जो भी नाम रखना है वो नाम लिख दीजिए,
और लास्ट में आपको लिखना .html। ये आपको लिखना जरूरी है, ये नहीं लिखिएगा तो नोटपैड का फाइल हो जाएगा, वेब पेज नहीं बनेगा। सेव करते हैं। देखिए डेस्कटॉप पे एक गूगल क्रोम का आइकन है और यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है। अब ये गूगल क्रोम का आइकन क्यों हो गया? क्योंकि हमारे इस कंप्यूटर का जो प्राइमरी ब्राउजर है वो गूगल क्रोम है, इसलिए गूगल क्रोम ही ओपन होता है। अब इसको डबल क्लिक करते हैं। देखिए बगल में तो मीट चल रहा है और बगल में देखिए एक फाइल ओपन हुआ, दिस इज फर्स्ट वेब पेज जिसमें लिखा हुआ है। इसको थोड़ा रीस्टोर कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखे हैं HTML और यहाँ पर लिखे हैं हेड और हेड को बंद किए हैं, फिर बॉडी लिखे हैं और बॉडी को बंद किए हैं। लेकिन बॉडी बंद होने से ठीक पहले हम लिखे हैं दिस इज ए वेब पेज, तो यहाँ पे देखिए दिस इज ए वेब पेज लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए फाइल का नाम लिखा हुआ first.html, यहाँ पे फाइल का नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मीट वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब क्लिक कर रहे हैं तो फाइल का नाम लिखा हुआ first.html। अब अपना cslearners.com वेबसाइट खोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस लर्नर्स। यहाँ फाइल पेज का नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ पेज का नाम। इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? हेड के अंदर टाइटल टैग देना होता है, TITLE टाइटल, और यहाँ हम लिख देते हैं वेब डेवलपमेंट और टाइटल को बंद कर देते हैं। टाइटल टैग यहाँ पे शुरू किए और जो मैटर उसमें लिखना था उसको लिखने के बाद टाइटल के आगे में स्लैश लगा दिए, मतलब टाइटल को बंद कर दिए। अब इस फाइल को कर लेते हैं सेव और यहाँ पे आकर इंटर दबा देते हैं, यानी रिफ्रेश कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए फाइल का जो नाम लिखा हुआ था वहाँ पे क्या लिखा गया? वेब डेवलपमेंट लिखा गया। इससे आपको क्या पता चला कि हेड के अंदर टाइटल के बीच में जो भी चीज़ हम लिख देते हैं वो फाइल में यहाँ पर हमको दिखता है। अगर वेब डेवलपमेंट के स्थान पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर साइंस लर्नर्स, फाइल को हम सेव कर देते हैं और दोबारा आके इसको रिफ्रेश करते हैं, इंटर दबा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लर्नर्स लिखा गया। अब दिस इज ए फर्स्ट वेब पेज जो लिखा हुआ, इसमें बाकी हम कुछ भी एलिमेंट अभी नहीं लगाए हैं, तो ये नॉर्मल आपको दिख रहा है। अब हमको जैसे हम आपको बोले थे ना आइडेंटिटेशन करना है, तो वो बोले थे ये, जैसे कि HTML टैग दे दिए ना, हेड देना है तो 4 स्पेस दबा देंगे, 1 2 3 4। अब टाइटल टैग देना है तो 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4। अब हेड टैग को हेड के आगे बराबर में रखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे। इसको बोलते हैं आपको आइडेंटिटेशन। बॉडी टैग यहीं पे रहने देते हैं और दिस इज ए वेब पेज जो है इसको 1 2 3 4 स्पेस देके लिखते हैं। इसको सेव कर देते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम है। तो इस तरह से लिखा जाता है डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटेशन इसी को बोलते हैं। तो नोटपैड में क्या है कि आइडेंटिटेशन आपको मैनुअली देना होता है और पहला लाइन कौन है, दूसरा लाइन कौन है, 5वां लाइन कौन है, ये सब के लिए आपको गिनना पड़ेगा लाइन। तो इसीलिए नोटपैड में हम लोग मतलब नॉर्मली जो डेवलपर होता है वो नोटपैड यूज़ नहीं करता है, नोटपैड जो शुरू में सीखने वाले हैं वो लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आपके सिर्फ दिस इज ए वेब पेज, फर्स्ट वेब पेज लिखा है, हम चाहते हैं कि ये जो है ना थोड़ा मोटा हो जाता, यानी बोल्ड हो जाता। बोल्ड समझते हैं सब, वर्ड पावर पॉइंट वगैरह में यूज़ किए हैं। तो दिस इज ए फर्स्ट वेब पेज जो लिखा हुआ है, इसको अगर बोल्ड करना है तो इसके आगे में लिखना है B। ये लिख देने से ये बोल्ड हो जाएगा और लास्ट में यहाँ को बंद कर देंगे /B। अब इस फाइल को सेव करते हैं। दिस इज ए फर्स्ट वेब पेज के आगे में B टैग लगा दिए और लास्ट में B टैग को बंद कर दिए, यानी / लगा दिए। अब इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए दिस इज ए फर्स्ट वेब पेज जो था वो बोल्ड हो चुका है, यानी थोड़ा मोटा हो गया, क्योंकि उसके आगे में B टैग लगा दिए थे। तो ये चीज़ समझ में आ गया है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए। ये ऊपर वाला इतना लाइन ये हर एक पेज में आपको देना है और टाइटल में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लर्नर्स की जगह पे जो देना है आप दे सकते हैं। और नहीं, ये बॉडी से ऊपर ये आपको हर एक पेज में लिखना है
और लास्ट में स्लैश बॉडी और स्लैश HTML, ये भी आपको हर एक फाइल में लिखना है। बाकी बीच में आपको जो बनाना है बना सकते हैं। अभिषेक, करण, विवेक सबको समझ में आ गया। तो बोल्ड करने के लिए सीख गए हैं ना। तो अब थोड़ा हम अब यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज, हाँ जा, दिस इज इटालिक टेक्स्ट। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो दिस इज इटालिक टेस्ट नॉर्मल लिखाया है, लिख दिया इटालिक, लेकिन इटालिक हुआ ही नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके आगे में कुछ टैग ही हम नहीं दिए हैं। तो आई टैग दे देंगे और लास्ट में आई टैग को बंद कर देंगे। अब सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखिए दिस इज इटालिक टेस्ट जो है सो इटालिक हो गया, थोड़ा तिरछा हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर आप यहाँ पे दिस इज फर्स्ट वेब पे जो लिखे हैं इसको और इटालिक टेस्ट लिखे, ये तो अलग अलग लाइन में है, लेकिन हमको वहाँ पे तो एक ही लाइन में दिख रहा है। तो नोट पैड में आप भने 10 बार भी इंटर दबा दीजिए, वो आपको एक ही लाइन में सारा दिखेगा। तो अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि फिर लाइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे। तो लाइन चेंज करने के लिए एक टैग होता है, 1 2 3 4। चलिए लाइन चेंज करना, यानी कि दिस इज ए फर्स्ट वेब पेज के बाद हमको लाइन चेंज करके दिस इज इटालिक टेक्स्ट लिखना है। तो इसके आगे में BR टैग लगा दीजिए। ये लगा देने से लाइन चेंज हो जाता है। इस फाइल को करते हैं Ctrl+S से सेव और इसको आकर करते हैं रिफ्रेश। इससे क्या पता चला आपको, किसी मैटर को बोल्ड करना है तो B टैग लगाना है, किसी भी टेक्स्ट को आपको इटालिक करना है तो I टैग लगाना है, और लाइन चेंज करना है तो BR टैग लगाना है। और BR टैग, अब देखिए जैसे कि B टैग दिस इज ए फर्स्ट वेब पेज हमको लिखना था, तब ना B टैग और दिस इज फर्स्ट वेब पेज और फिर /B लगा, लेकिन BR से तो लाइन चेंज होता है, उसके बाद कोई हमको मैटर थोड़ी लिखना है, सिर्फ लाइन चेंज तो हो गया। तो ये सब सेल्फ क्लोजिंग टैग में आता है BR टैग, यानी BR और स्लैश साथ में ही लगा देते हैं। इसको अलग से /BR लिखने का जरूरत नहीं पड़ता और शुरू में BR लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब आप लोग एक स्ट्राइक थ्रो समझेंगे, यानी कि मैटर को एक लाइन से काट देता था। उसके लिए हम क्या करते हैं, S लगाते हैं। वेलकम में हम S एक लाइन से काटना चाहते हैं। Ctrl+S से सेव कर दिए और इंटर दबा दिए। देखिए वेलकम जो लिखा हुआ उसको एक लाइन से काट दिया। फिर लाइन चेंज नहीं किया है, ये BR को कॉपी करते हैं, Ctrl+C और बगल में पेस्ट कर देते हैं। अब सेव करते हैं और इसको चला के देखते हैं। देखिए एक लाइन से काट दिया। HTML समझ में आ रहा है तो मैसेज बॉक्स में यस लिखिए, और जिनके इस कान में जा रहा है उस कान से निकल जा रहा है नो लिखिए। बिल्कुल इजी है, देख लीजिए। मैटर को बोल्ड करना है तो B टैग लगाना है, तिरछा करना है तो I टैग लगाना है, मैटर को एक लाइन से काटना है तो S लगाना है। बिल्कुल सिंपल। चलिए, ये जानकर खुशी हुआ कि सबों को समझ में आ रहा है। वेरी गुड। अब देखिए, अब आप लोग का सवाल हो सकता है कि क्या एक ही मैटर को बोल्ड, इटालिक और स्ट्राइक थ्रो तीनों लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब जैसे कि हम लिखना चाहते हैं एक्स्ट्रोसॉफ्ट कंप्यूटर एकेडमी, हम इसको बोल्ड और इटालिक दोनों करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे में B टैग भी लगा दीजिए और I टैग भी लगा दीजिए, और बंद जब करना होगा तो लास्ट में दोनों को बंद कर दीजिए, /I और /B। अब रिफ्रेश कीजिए। एक्स्ट्रोसॉफ्ट कंप्यूटर एकेडमी बोल्ड भी लिखाया है और इटालिक भी लिखाया है। लाइन चेंज करना है तो BR हमको लगा देना था, तो लाइन चेंज हो जाएगा। अब जैसा कि हम चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रोसॉफ्ट कंप्यूटर एकेडमी थोड़ा एक लाइन स्पेस लेके लिखा है, तो एक बार और BR लगा दीजिए। तो पहला BR से लाइन चेंज होगा और दूसरा BR से एक और लाइन का स्पेसिंग हो जाएगा।
अगर 4 लाइन का स्पेसिंग चाहिए तो 4 बार BR दबाइएगा तो 4 बार लाइन नीचे हो जाएगा। अगर इसको एक लाइन से काटना भी होगा तो S भी लगा दीजिएगा यहाँ पे और लास्ट में S को भी बंद कर दीजिएगा। दिस इज ए हेडिंग टैग हम लिखते हैं और इसको कंट्रोल C, कंट्रोल 1 2 3 4 5 6। अब हेडिंग टैग थोड़ा समझते हैं, बोल्ड तो समझ गए थे, थोड़ा हेडिंग देना समझते हैं। जैसे दिस इज ए हेडिंग टैग है ना, इसके आगे में हम लिखते हैं H1। हेडिंग टैग जो होता है H1 से लेके H6 तक होता है। इसके आगे में H1 लिखे और इसके लास्ट में H1 को बंद कर देंगे। यहाँ पे H2 लिखते हैं और यहाँ पे H2 को बंद कर देते हैं /H2। इसके आगे में H3 लिखते हैं और लास्ट में H3 को बंद कर देते हैं। H4 और लास्ट में /H4। H5 /H5 और H6 /H6। H6 से ज़्यादा नहीं होता है तो इसको मिटा देते हैं। ये हमारा प्रोग्राम हो गया, इसको सेव कर दिए और यहाँ आकर रिफ्रेश करते हैं। देखिए जिसके आगे में H1 लगाए थे वो सबसे बड़ा है, H2 वाला उससे छोटा, H3 वाला उससे छोटा और इसी तरह H6 वाला सबसे छोटा। तो हेडिंग टैग आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैटर लिखना है तो H1 लगाना है, उससे छोटा लिखना है तो H2 लगाना है, H3, इसी तरह H6 तक जा सकता है।